हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ थे उसके आगे बढ़ेंगे आज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था कि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध रहता है उसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध रहता है वो सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा रहता है। और सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जा रहा था? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। कब से कब? 1756 से 1763। डेट पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, ऐसे माइंड में रखना है। तो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा जा रहा था और ये तीसरा कर्नाटक युद्ध उसी का हिस्सा था। क्यों लड़ा जा रहा था? उपनिवेशों में वर्चस्व को लेकर। तो भारत में भी तनाव तो वहां से ही था। भारत में भी तनाव की स्थिति बनती है। और हम लोगों ने जैसा कि बात किया था दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिली थी। तो उसके कारण क्या हुआ था? अंग्रेजों की जो कॉन्फिडेंस रहता है, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस काफी ऊपर हो गया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि 1757 में 1757 में बंगाल में एक जगह है पलासी करके। तो नवाब और अंग्रेजों के बीच वहाँ भी युद्ध होता है। तो अंग्रेजों ने वहाँ भी पलासी के युद्ध में भी बाजी मार लिया था। तो इससे उनका उनका जो कॉन्फिडेंस रहता है और हाई हो गया। उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 1758 में कुछ भारत में युद्ध की शुरुआत होती है। और जो फ्रांसीसी रहते हैं उनके पास हैदराबाद रहता है उस टाइम पे। तो फ्रांसीसी क्या चाहता है कि हमारे नियंत्रण में कर्नाटक भी आ जाए। तो वे मद्रास पर नियंत्रण स्थापित करने की फेर में रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो लाली और डास के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। तो फिर लाली क्या करता है? हैदराबाद से बूसी को बुलाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइव क्या करता है? बंगाल से एक सेना भेजता है हैदराबाद। और क्लाइव की सेना बंगाल में अपना जो है नियंत्रण स्थापित कर लेती है और वहाँ से फ्रांसीसियों को बाहर हटना पड़ता है। उसके बाद कर्नाटक और हैदराबाद पूरा अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है और फ्रांसीसियों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद एक युद्ध होता है, मैंने मैप में दिखाया था। मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक वांडीवास करके जगह है। 1760 में वांडीवास में युद्ध होता है, जहाँ पर फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी। तो उसके बाद फ्रांसीसियों के पास कुछ खास बचा रह नहीं जाता है। फिर वे फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में 1763 में एक संधि होती है, पेरिस की संधि जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर ये समझौता होता है कि 1749 से पहले भारत में फ्रांसीसियों का जो भी केंद्र था, जितना भी क्षेत्र था फ्रांसीसियों का, अंग्रेज उनको वापस लौटा देंगे। और फ्रांसीसियों ने यह भी वादा किया था कि अब हम भारत में सेना नहीं रखेंगे। हम भारत में अब सेना नहीं रखेंगे, भारत में केवल अब व्यापार करेंगे। केवल भारत में व्यापार करेंगे, भारत में अपनी सेना नहीं रखेंगे और जितने भी हमारे व्यापारिक केंद्र हैं हम उनकी किलेबंदी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि जो तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। फ्रांसीसी क्यों हारे, उसके क्या क्या कारण थे, उन कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो जो हम लोगों ने घटनाक्रम देखा, उन्हीं घटनाओं में से ही ये कारणों को निकालेंगे। अलग से बहुत ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं घटनाक्रम में से हम कारणों को निकालेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के असफलता के कारण। कर्नाटक कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के असफलता के कारण। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के असफलता के कारण। तो हम लोग इसके अंदर भी सब हेडिंग देंगे, उसमें पॉइंट वाइज देके हम लोग लिखेंगे। फ्रांसीसी सरकार का दृष्टिकोण।
फ्रांसीसी सरकार का दृष्टिकोण, ये इसके अंदर पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला हेडिंग हो जाएगा, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। तो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रांसीसी सरकार का दृष्टिकोण जैसा था, हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसी सरकार एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था रहती है, वहाँ पे भ्रष्टाचार काफ़ी रहता है। और फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, भारत की तुलना में यूरोप और अमेरिका अमेरिका को ज़्यादा महत्व देती थी, हम लोगों ने बात किया था। और जो फ्रांसीसी सरकार रहती है, कुछ गलतियाँ भी करती है, जैसे उनकी कुछ बड़ी गलतियाँ भी थी। हम लोगों ने देखा था सेकंड कर्नाटक युद्ध में 1754 में, जब युद्ध चल ही रहा होता है, फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, डुप्ले को वापस बुला लेती हैं। तो ये उनकी एक बड़ी गलती मानी जाएगी। और जब प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले ने मद्रास पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद एक्सलॉस-सॉपेल की संधि भी एक बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि इस संधि के कारण मद्रास को फ्रांसीसियों ने गंवा दिया था। और देखें तो फ्रांसीसी सरकार मतलब कि जल्दी कुछ फ्रांसीसी कंपनी को सपोर्ट उतना नहीं करती थी। अगर सैन्य सहायता हो गया, तो आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, वो इतना विलम्ब कर देती थी देने में, मतलब देती ही नहीं थी फ्रांसीसी सरकार। फ्रांसीसी सरकार अगर फ्रांसीसी कंपनी को अगर ज़रूरत पड़ गई सैन्य सहायता की, आर्थिक सहायता की, तो फ्रांसीसी सरकार बहुत ही विलंबकारी उसकी प्रक्रिया थी, बहुत धीमे गति से चलती थी। और कभी-कभी अगर छोटा-मोटा मदद मिल भी जाता था फ्रांसीसी कंपनी को, तो ब्रिटिश नौसेना इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो रास्ते में ही उनका काम तमाम कर देती थी, तो फ्रांसीसी कंपनी को कुछ मदद मिल नहीं पाता था। तो ये सब पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। और जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी अगर हम बात कर ले, तो जस्ट इसके विपरीत थी, निजी कंपनी थी, लेकिन जो ब्रिटेन ब्रिटेन सरकार थी वो व्यापार को लेकर बहुत ही जागरूक थी, और अपने उपनिवेशों को लेकर भी बहुत जागरूक थी। उपनिवेशों के हितों को लेकर वो बहुत जागरूक थी, और उपनिवेशों को ही ज़्यादा टारगेट करती थी ब्रिटेन सरकार, और अपने व्यापार को लेकर भी बहुत जागरूक थी, बहुत ही सक्रिय थी। तो ऐसा पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। फ्रांसीसी सरकार का दृष्टिकोण, फ्रांस में राजतंत्रात्मक एवं भ्रष्ट शासन भ्रष्ट शासन व्यवस्था थी। फ्रांस में राजतंत्रात्मक एवं भ्रष्ट शासन व्यवस्था थी। सॉरी, फ्रांसीसी सरकार फ्रांसीसी सरकार भारत की तुलना में फ्रांसीसी सरकार भारत की तुलना में यूरोप एवं अमेरिका को अधिक महत्व देती थी। अरे हम लोग छोटा सा मैप बनाए, तो ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका, कुछ इस तरीके से ही रहता है। ये दक्षिण अमेरिका हो गया हमारा। तो इधर एक देश करके है ब्राजील। ब्राजील इधर बहुत बड़ा देश है। तो उस टाइम पे जो ये ब्राजील था, वो ब्राजील फ्रांस का उपनिवेश था, यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो फ्रांसीसी क्या करते थे, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका हो गया।
यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, इधर यूरोप हो जाता है। तो फ्रांसीसी मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ इन्हीं में ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते थे। भारत में उनका ध्यान कम था फ्रांसीसी सरकार का। या जैसे कि ब्राज़ील ब्राज़ील पर भी उनका काफ़ी ध्यान था। तो भारत को उन्होंने उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने बाजी मार ली। फ्रांस में राजतंत्रात्मक एवं भ्रष्ट शासन व्यवस्था थी। फ्रांसीसी सरकार भारत की तुलना में यूरोप एवं अमेरिका को अधिक महत्व देती थी। कॉमा करके लिख लेंगे या फिर यहाँ पर इसके अंदर पॉइंट करके लिख लेंगे। अधिक महत्व देती थी। एक्स लॉ सॉपेल एक्स लॉ सॉपेल की संधि एक्स लॉ सॉपेल की संधि और युद्ध के एक्स लॉ सॉपेल की संधि और अगला पॉइंट हो जाएगा युद्ध के बीच में डुप्ले डुप्ले जैसे अनुभवी व्यक्ति को वापस बुलाना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर थे उसके आगे लिखेंगे पैराग्राफ छोड़कर। इसके विपरीत इसके वि- इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों के हितों को लेकर अधिक जागरूक थी। इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों के हितों को लेकर अधिक जागरूक थी और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही सैन्य सहायता उपलब्ध कराती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार उपनिवेशों के हितों को लेकर अधिक जागरूक थी और आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र ही सैन्य सहायता उपलब्ध कराती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। दोनों कंपनियों के स्वरूप में अंतर। तो अगर बात करें स्वरूप में अंदर किस तरीके से था,
तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी। तो जब सरकारी कंपनी है तो कोई भी निर्णय प्रक्रिया में विलम्ब तो होगा ही। तो उसके किसी भी निर्णय में काफ़ी विलम्ब होता था। और फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा आर्थिक हितों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो तो तीनों ही कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी कंपनी को बहुत ही मतलब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और अगर हम बात करें फ्रांसीसी कंपनी की कुछ और भी गलतियां थी, जैसे सरकार क्या करती थी, मतलब जिन जिन लोगों ने फ्रांसीसी कंपनी पैसा लगाया था, चाहे वो सरकारी आदमी हो चाहे या फिर निजी व्यक्ति हो, जिन जिन लोगों ने पैसा लगाया था कंपनी में, उनको निश्चित प्रॉफिट देने का वादा किया था कंपनी ने कि मतलब इतना परसेंट ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जब सरकार ब्याज देने की गारंटी ले रही है तो लोग क्यों जान लगाएंगे अपनी, लोग क्यों मगजमारी करके काम करेंगे। जैसे सरकारी कामकाज होते हैं वैसे ही उन्होंने काम किया, तो उनको आर्थिक तंगी आ गई। और अगर हम आर्थिक तंगी की बात करें तो तीसरे कर्नाटक युद्ध में 1758 से 60 के बीच लाली था, फ्रांसीसी गवर्नर लाली, उसको पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन उसको फ्रांसीसी सरकार से वैसी कोई मदद मिली नहीं। और जबकि अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ क्या करते थे, हम लोगों ने देखा था सेकंड कर्नाटक युद्ध में, कर्नाटक में नवाब कौन था, मोहम्मद अली को नवाब किसने बनाया था, अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों का जो भी सैनिक खर्च होता था, उन्हें वो अंग्रेज़ जो भी लड़ाई लड़ते थे उसमें इनका जो भी खर्चा आता था, सैनिक खर्चा, अंग्रेज़ क्या करते थे, वो खर्चा कर्नाटक के नवाब से लेते थे, यानी कि मोहम्मद अली से लेते थे। उनका कहना था हमने आपको शासक बनने में मदद किया है, आप हमको उसका खर्चा दो। तो अंग्रेज आसानी से अपने लड़ाई का खर्च निकाल लेते थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था इनकम का। तो यहाँ पर फ्रांसीसी कुछ गलती कर गए थे, जबकि फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका ऐसा नहीं था, अगर वे नहीं कमाएंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और फ्रांसीसी सरकार ने प्रॉफिट देने का निश्चित मतलब गारंटी ले लिया था कि इतना परसेंट ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम बात करें जब डुप्ले था सेकंड कर्नाटक युद्ध में, तो आर्थिक तंगी किस प्रकार थे, अगर मैं बात करूं तो आर्थिक तंगी इतना था कि जो सैनिक लड़ रहे थे उनको वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। सैनिकों को वेतन डुप्ले अपने पैसे से देता था, अपनी अपनी निजी कमाई से देता था। तो इस तरीके की आर्थिक तंगी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना कब लगाती हैं, अगर हम दोनों कंपनियों के भारत में स्थापित होने के पहला कारखाना अगर हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी का कब खुला था, तो 1611 में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना खुला था। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना 1611 में खुला था, मसूलीपट्टनम में। हालांकि सूरत में खुलने वाला था, सूरत में 1608 में अनुमति मिल गई थी, लेकिन खुला कब था, सूरत में 1613 में खुला था। अनुमति मिल गई थी 1608 में ही, लेकिन खुला था 1613 में। अगर हम बात करें फ्रांसीसी कंपनी की, तो इसका फ्रांसीसी कंपनी का पहला कारखाना कब खुलता है, 1668 में। कहाँ खुलता है, सूरत में। तो अगर हम दोनों के टाइम में देखें तो लगभग हमें 50 साल का गैप तो मिल जाता है देखने को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रांसीसी कंपनी से लगभग 50 साल पहले यहाँ पर आके व्यापार कर रही हैं। तो समझ सकते हैं 50 साल तो बहुत होता है। उस 50 साल में तो उसके काफ़ी जो है अच्छा खासा उसने बेस बना लिया होगा, उसके इनकम के काफ़ी सोर्स हो गए होंगे। जबकि फ्रांसीसी कंपनी 1668 में आती है और उसके इनकम सोर्स भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो ये सब पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं। और अगर हम कुछ डाटा की बात करें तो, अगर हम और कुछ डाटा की बात करें तो 1735 से 65 के बीच में
लगभग 1735 से 1765 के बीच में कुछ एक डाटा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था भारत में, वो फ्रांसीसी कंपनी के 4 गुना ज़्यादा था। फ्रांसीसी कंपनी के 4 गुना था। फ्रांसीसी कंपनी का मतलब जितना भी व्यापार होता था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसका 4 गुना अधिक व्यापार होता था। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो ये सब पॉइंट हम लोग लिख लेंगे एक बार। दोनों कंपनियों के स्वरूप में अंतर। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। निर्णय प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता था। राया विलम्ब होता था और कंपनी के द्वारा, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा आर्थिक हितों पर अधिक जोर नहीं दिया गया। अगर हम एग्जाम्पल करके लिख लेंगे, जैसे तीनों ही कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी कंपनी को तीनों ही कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाता है नौसैनिक क्षमता को लेकर अंतर। यहाँ पर भी हमें बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। नौसैनिक क्षमता को लेकर अंतर। अगर बात करें नौसैनिक क्षमता की, तो इसमें अंतर इस प्रकार था कि जो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया दोनों कंपनियों के बीच, उसमें जो सफलता मिली अंग्रेजों को, उसमें उसका मेन कारण, एक कारण तो महत्वपूर्ण कारण ये भी माना जाता है कि अंग्रेजों की नौसैनिक क्षमता काफी मजबूत थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि जो अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर नियंत्रण किया था अपना, उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उनकी नौसैनिक क्षमता काफी मजबूत थी। अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति पर काफी ध्यान दिया था। और अगर हम बात करें यहाँ पे हो जाता है बॉम्बे, यहाँ पे हो जाता है कोलकाता। तो अंग्रेजों का उस समय पे वहां पर व्यापारिक केंद्र थे अंग्रेजों के। यहाँ पे हो गया कर्नाटक, यहाँ पे हो गया मद्रास। तो ये हो गया यूरोप, यहाँ हो गया यूके, इधर हो गया हमारा भारत। यहाँ हमने बात की, यहाँ पे हो गया बॉम्बे,
यहाँ कोलकाता, ये हो गया मद्रास। तो अंग्रेजों ने जो जीता था कर्नाटक युद्ध को, उसमें उनकी नौसैनिक क्षमता एक महत्वपूर्ण कारण तो था ही कि उनकी नौसैनिक क्षमता काफी मजबूत थी। अगर हम लोग बात करें सहयोग की, जब टाइम पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को सैन्य शक्ति की, तो वे बिना किसी बाधा के, या फिर जितना कम टाइम में हो सकता है, मतलब जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, उतना जल्दी वे क्या करते थे, सैन्य शक्ति प्रोवाइड करते थे, सैन्य शक्ति प्रदान करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश सरकार। तो अगर यूरोप से अगर भारत भी नौसेना भेजनी हो, या फिर यहाँ बॉम्बे से मद्रास सेना भेजनी हो, कोलकाता से मद्रास भेजनी हो, तो अंग्रेज बिना किसी बाधा के, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, बिना किसी विलंब के, जल्दी से जल्दी सैन्य शक्ति प्रदान प्रदान करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ब्रिटिश सरकार कुछ इस तरीके से काम करती थी। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख लेंगे। और अगर हम लोग बात करें एक बार फ्रांसीसियों की, तो फ्रांसीसी हम लोगों ने देखा था वो लोग किस तरीके से काम करते थे। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट कर्नाटक युद्ध की, तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा था जो ला बोर्डने था, ला बोर्डने पीछे हट गया, मद्रास वापस देके चला गया। तो ला बोर्डने का पीछे हटना भी यहाँ पर कमजोरी दिखती है फ्रांसीसियों की। अगर बात करें सेकंड कर्नाटक युद्ध की, तो हम लोगों ने बात किया था सेकंड कर्नाटक युद्ध में, यहाँ पर हो जाता है मद्रास, यहाँ पर एक जगह है तिरुचिरापल्ली करके है। तिरुचिरापल्ली। तो हम लोगों ने बात किया था कि मोहम्मद अली जो रहता है, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली यहाँ पे रहता था तिरुचिरापल्ली में। हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड कर्नाटक युद्ध की, मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा अभी। तो सेकंड कर्नाटक युद्ध में यहाँ पर कौन था, चांदा साहेब, जबकि गद्दी के लिए दावेदार ये भी था, मोहम्मद अली भी चुनौती देता था चांदा साहेब को, और चांदा साहेब यहाँ पे रहता था तिरुचिरापल्ली में। और यहाँ पर हमने बात किया था कि कर्नाटक की जो राजधानी रहती है अर्काट, तो कर्नाटक की राजधानी अर्काट रहती है। तो जब चांदा साहिब जाते हैं तिरुचिरापल्ली में, जब चांदा साहिब गया तिरुचिरापल्ली में, कुछ फ्रांसीसी सैनिकों के साथ गया तिरुचिरापल्ली में। मोहम्मद अली था, तो उसको घेरने गया कि आज इसको नहीं छोड़ना है, आज इसको मार ही डालेंगे, अगर ये जिंदा रह गया तो आगे चलकर फिर से ये गद्दी के लिए दावा करेगा, हमें फिर से गद्दी के लिए चुनौती देगा। तो चांदा साहब गए थे इस मूड में, फ्रांसीसी सैनिकों को लेकर गए थे। तो फिर देखिए अब क्या हुआ था, फ्रांसीसी सैनिकों को लेकर गए, तिरुचिरापल्ली में घेरा बना दिया, और काफी मजबूत तरीके से घेराबंदी किया था चांदा साहब ने। वहां पर मोहम्मद अली के साथ ब्रिटिश सैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे मोहम्मद अली के साथ तिरुचिरापल्ली में, लेकिन फिर भी चांदा साहिब का पलड़ा भारी पड़ रहा था। अगर हम लोग बात करें मोहम्मद अली के साथ एक शख्स का नाम आता है स्ट्रिंजर लॉरेंस। स्ट्रिंजर लॉरेंस का एक शख्स का नाम आता है, जो कि मोहम्मद अली को बचाने के लिए पूरी ताकत अपनी लगाए हुए हैं। स्ट्रिंजर लॉरेंस ने मोहम्मद अली को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाया है, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था स्ट्रिंजर लॉरेंस। अब देखिए क्लाइव ने क्या दिमाग लगाया, क्लाइव अब यहाँ पे गुस्सा आ गया। क्लाइव कहता है बबू आप तो रखना छोड़, तो अब देख हम क्या करता हूँ। क्लाइव क्या किया, क्लाइव ने कुछ सोचा ऐसा कि हम कुछ ऐसा करें कि चांदा साहब को मजबूरन वहां से हटना पड़ जाए। तो अब देखिए क्लाइव क्या दिमाग लगाता है, यहाँ पर स्ट्रिंजर, मान लीजिए किला हो गया तिरुचिरापल्ली का, अब चांदा साहब ने ऐसे कुछ घेरा बनाया है बहुत ही मजबूत तरीके से, तो स्ट्रिंजर लॉरेंस को बचाने में लगा हुआ है मोहम्मद अली को।
तो अभी क्लाइव क्या दिमाग लगाता है, क्लाइव कहता है इसको छोड़ो, मतलब यहाँ तिरुचिरापल्ली को छोड़ो, यहाँ कब्जा करो। तो क्लाइव क्या करता है, मात्र 200 से 250 सैनिकों के साथ जाता है, अर्काट की तरफ बढ़ता है। ये क्लाइव मात्र 200 से 250 सैनिकों के साथ अर्काट की तरफ बढ़ता है। अब जो अर्काट किले पर जो चांदा साहिब के सैनिक थे, जब क्लाइव वहां पर पहुंचने वाला है, तो वे लोग क्या देखते हैं कि क्लाइव आ रहा है, तो उनको क्या लगता है कि ये ससुरा ये तो बड़ी संख्या में आ रहा है। उनको लगता है कि वो बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहा है, जबकि क्लाइव मात्र 200 से 250 सैनिकों के साथ आ रहा था। तो उन लोगों को क्या लगा, अरे ये तो बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ससुरा चलो यहाँ से निकलते हैं हम लोग, नहीं तो ये चोट्टा हम लोग को भी इसमें लपेट लेगा। तो जो यहाँ पर किले पर थे, तिरुचिरापल्ली के किले में, सॉरी, जो अर्काट किले पर जो चांदा साहब के सैनिक थे, वे क्या करते हैं, क्लाइव आता है तो उसके डर से भाग जाते हैं। जो यहाँ पर पहले से मौजूद थे चांदा साहब के सैनिक, वे उसके डर से ही भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्लाइव बहुत ही अधिक संख्या में सैनिकों को लेकर आ रहा है, जबकि क्लाइव मात्र 200 से 250 सैनिकों के साथ आ रहा था, और मात्र 200-250 सैनिकों के साथ आकर अर्काट पर क्लाइव अपना कब्जा कर भी लेता है। तो अब देखिए, क्लाइव ने वही दिमाग लगाया था कि कुछ ऐसा करो कि चांदा साहब की मजबूरी बन जाए तिरुचिरापल्ली से हटना। जब तिरुचिरापल्ली से चांदा साहब हट जाएगा तो जो मोहम्मद अली की घेराबंदी है वो कमजोर पड़ जाएगी, मोहम्मद अली वहां से बच निकलेगा। तो अब देखिए, जैसे ही क्लाइव गया, अर्काट पे कब्जा किया क्लाइव ने, चांदा साहब ने क्या किया, चांदा साहब ने अपनी सेना की बड़ी संख्या को भेज दिया अर्काट। चांदा साहब ने कहा, ऐसा सुरा उधर देखो, वो जाके अर्काट पे कब्जा कर लिया, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। फिर चांदा साहब अपनी बड़ी संख्या को भेजता है यहाँ अर्काट के पास। जब यहाँ तिरुचिरापल्ली के किले पर मोहम्मद अली को घेरे हुए थे चांदा साहब की सेना ने, तो अब अपनी सेना की बड़ी संख्या को यहाँ पर भेज दिया अर्काट की तरफ। और ऐसा कहा जाता है कि चांदा साहब फ्रांसीसियों की तरफ से कितने सैनिक थे, लगभग 4000 सैनिक थे चांदा साहब फ्रांसीसियों को मिला के, जो कि अर्काट पर आए थे अपना वापस से नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि क्लाइव ने कब्जा कर लिया था। अर्काट पर आए थे वापस से कब्जा करने के लिए। और उनकी संख्या कितनी थी, चांदा साहब और फ्रांसीसियों की संख्या थी, सैनिकों की संख्या थी लगभग 4000, और क्लाइव के पास कितनी थी, मात्र 200 से 250 सैनिक। अब देखिए क्या होता है, अब इधर से 200 से 250 सैनिक, उधर से हैं लगभग 4000 सैनिक। तो लगभग 53 दिनों तक क्लाइव ने 200 से 250, मात्र 200 से 250 सैनिकों के साथ वहां पर लड़ाई लड़ी, और उन्हें कब्जा नहीं करने दिया। जो चांदा साहब फ्रांसीसी सैनिक थे, लगभग 4000 सैनिक थे, उन्हें कब्जा नहीं करने दिया, लड़ता रहा। 53 दिनों तक लड़ाई चलती रही, मात्र 200 से 250 सैनिकों के साथ। और अंततः एट द एंड क्या होता है कि चांदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना को पीछे हटना पड़ जाता है। इस तरीके से लड़ाई लड़ता है क्लाइव बहुत, इसलिए तो इसको साहसी भी कहा जाता है, क्लाइव बहुत साहसी भी था। तो ऐसे थोड़ी साम्राज्य का विस्तार होता है, उतना जो है एफर्ट लगाना पड़ता है ना, उतना जान पे खेलना पड़ता है। क्लाइव बहुत ही साहसी व्यक्ति था। 200 से 250 सैनिकों के साथ होने के बाद भी उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, और वहां पर उसने लड़ाई लड़ी, और हुआ भी क्या, चांदा साहब फ्रांसीसियों की सेना पीछे हट गई 4000 सैनिक होने के बावजूद। तो जो कॉन्फिडेंस था फ्रांसीसियों का, वो कॉन्फिडेंस तो गया ही गया, साथ ही प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंची। और जो क्लाइव का जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। ये जब अड़यार युद्ध के बाद यही हुआ था ना, अड़यार युद्ध के बाद डुप्ले ने 900 सैनिकों के साथ 10,000 की सेना को पराजित किया था। तो क्लाइव ने भी यही किया, 200 से 250 सैनिकों के साथ 4000 सैनिकों को पराजित कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही। तो इस तरीके से यूरोपियन ने कब्जा किया था। यहाँ पर गलती थी, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में होने के बाद भी अगर पीछे हट जा रहे हैं तो क्या होगा। इस घटना को हम लोग कहते हैं अर्काट घेराबंदी। अर्काट पे कब्जा किया क्लाइव ने, और वहां पे अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। इस घटना को हम लोग अर्काट घेराबंदी कहते हैं।
तो ये हो गया सेकंड कर्नाटक युद्ध के बाद। तीसरे कर्नाटक युद्ध में भी ये फ्रांसीसी बहुत ही बुरी तरीके से हारते हैं। हम लोगों ने बात किया था वांडीवास की लड़ाई में। 1758 से 1760 के बीच में फ्रांसीसियों की हालत एकदम खस्ता रहती है, एकदम हालत खराब रहती है। वे लगातार हारते जा रहे थे, बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे, छोटी मोटी लड़ाइयाँ सब हार ही जा रहे थे। तो वहां पर भी फ्रांसीसी सेना बहुत ही कमजोर पड़ गई थी। और एट द एंड क्या करता है क्लाइव, हैदराबाद में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और फ्रांसीसी को वहां से भगा देता है। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। नौसैनिक क्षमता को लेकर अंतर, तो लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी नौसैनिक क्षमता को लेकर अंतर। ईस्ट इंडिया कंपनी की कर्नाटक युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की कर्नाटक युद्ध में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था महत्वपूर्ण कारण उसकी नौसैनिक क्षमता। मजबूत नौसैनिक क्षमता थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की कर्नाटक युद्ध में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उसकी मजबूत नौसैनिक क्षमता थी। और जैसा कि हम लोगों ने अभी मैप में देखा, अभी चर्चा की हम लोगों ने कि अगर ब्रिटेन से भारत को सैन्य सहायता देनी हो या फिर मद्रास से या फिर कोलकाता से मद्रास को कोई सहायता देनी हो, तो वे बिना किसी देरी के, बिना किसी बाधा के तुरंत सैन्य सहायता प्रदान कर देते हैं। यहाँ पे बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। तो अंग्रेजों के सैनिक क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक ऐसे घूमते रहते थे इधर उधर, बिना किसी बाधा के ऐसे घूमते रहते थे। तो उनके लिए ये आसान हो जाता था। नौसैनिक क्षमता, जब भी उन्हें सैन्य सहायता की जरूरत होती थी उन्हें मिल जाता था तुरंत, क्षमता थी। और ब्रिटेन से भारत नौसैनिक सहायता भेजनी हो या मद्रास तथा कोलकाता से, सॉरी यहाँ पर लिखे बॉम्बे, ब्रिटेन से भारत नौसैनिक सहायता भेजनी हो या बॉम्बे तथा कोलकाता से मद्रास कोई सहायता भेजनी हो, तो बिना किसी बाधा के या कम से कम बिना किसी बाधा के या कम से कम बाधाओं के साथ ब्रिटेन से भारत नौसैनिक सहायता भेजनी हो या बॉम्बे कोलकाता से मद्रास कोई सहायता भेजनी हो, तो बिना किसी बाधा के या कम से कम बाधाओं के साथ ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार सहायता प्रदान करती थी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे आगे लिखेंगे, ब्रिटेन सरकार बिना किसी बाधा के या कम से कम बाधा के साथ सहायता प्रदान करती थी। उसके आगे लिखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध में प्रथम कर्नाटक युद्ध में प्रथम कर्नाटक युद्ध में मॉरिशस के अधिकारी मॉरिशस के अधिकारी ला बोर्ड ने का पीछे हटना प्रथम कर्नाटक युद्ध में मॉरिशस के अधिकारी ला बोर्ड ने का पीछे हटना। उसके आगे लिखेंगे सेकेंड कर्नाटक युद्ध में सेकंड कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने अभी जो घटना देखी, तिरुचिरापल्ली युद्ध और अर्काट घेराबंदी, उसको लिखेंगे। सेकंड कर्नाटक युद्ध में तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली युद्ध सेकंड कर्नाटक युद्ध में तिरुचिरापल्ली युद्ध में तथा अर्काट 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 घेराबंदी अर्काट घेराबंदी में फ्रांसीसी सेनाओं का कमजोर पड़ना। सेकंड कर्नाटक युद्ध में तिरुचिरापल्ली युद्ध में तथा अर्काट घेराबंदी में फ्रांसीसी सेनाओं का कमजोर पड़ना। इसके आगे लिख लेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध में कई अवसरों पर तीसरे कर्नाटक युद्ध में कई अवसरों पर फ्रांसीसी सेना का कमजोर पड़ना फ्रांसीसी सेना तीसरे कर्नाटक युद्ध में कई अवसरों पर फ्रांसीसी सेना का कमजोर पड़ना तथा क्लाइव के द्वारा आंध्रा हैदराबाद पर नियंत्रण करना नियंत्रण। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं।
अब हम लोग चौथे पॉइंट पर आते हैं। चौथा पॉइंट, तीसरे तीसरे कर्नाटक युद्ध से पहले बंगाल विजय। तीसरे कर्नाटक युद्ध से पहले बंगाल विजय हम लोगों ने बात किया था। यहाँ बंगाल में एक जगह है पलासी करके, 1757 में अंग्रेजों ने यहाँ पलासी का युद्ध जीत लिया था। तो बंगाल विजय कह लो या पलासी 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 युद्ध में सफलता, बंगाल विजय कह लो या बंगाल विजय पलासी युद्ध में सफलता कह लो। तीसरे कर्नाटक युद्ध से पहले बंगाल विजय। अब अगर हम लोग बात करें बंगाल की बात करें तो ये मुगलों का एक प्रांत था। प्रांत या सूबा सूबा कह लो। प्रांत या सूबा, तो ये मुगलों का ही प्रांत था, मुगलों का ही सूबा था बंगाल। और बंगाल उस टाइम पर मुगलों के जितने भी प्रांत थे, सबसे समृद्ध प्रांत में बंगाल की गिनती होती थी। बंगाल सबसे समृद्ध था। यहाँ पर खेती ज्यादा होता था, व्यापार ज्यादा होता था, यहाँ पर उद्योग भी बहुत अधिक थे। तो बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अगर हम लोग एक डाटा की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ये हो गया हमारा स्क्रीन। ये हो गया अफ्रीका। तो यहाँ से लेकर टर्की, इधर कैस्पियन सागर, इधर तो रूस का जो हो गया क्षेत्र यूराल, और यहाँ पूरा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, यहाँ पे है बंगाल। उसके आगे देखो इधर बांग्लादेश, बांग्लादेश एक ही हो गया, म्यांमार, मलय प्रायद्वीप, के बाद चाइना, रसिया, तो यहाँ से यूराल नदी, इतना पूरा क्षेत्र। इधर अगर हम बात कर ले तो इधर हो जाता है इंडोनेशिया का इलाका, हो गया। इधर मलेशिया, श्रीलंका, इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाते हैं, वो अलग महाद्वीप हो गया। तो हम लोग बात करें तो ये पूरा हमारा हो गया एशिया। अब पूरे एशिया का जितना ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, पूरे एशिया का ईस्ट इंडिया कंपनी जितना व्यापार करती थी, उसका 60% व्यापार केवल बंगाल से करती थी। पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बंगाल की बात कर रहा हूँ। अभी कंपेयर कर लो, इतना बड़ा एशिया और मात्र इतना बड़ा बंगाल। तो सोचो बंगाल की क्या अहमियत रही होगी। और बाद में अंग्रेजों ने बंगाल को तो जीत भी लिया, तब तो और भी उनकी इनकम बढ़ गई होगी। बताओ भला, 60% मात्र इतने जगह से हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरे एशिया का ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे एशिया का व्यापार का 60% व्यापार केवल बंगाल से होता था। तो फिर बंगाल की अहमियत आप लोग समझ सकते थे, कितना उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत थी। और बाद में अंग्रेजों ने इसको जीत भी लिया। फिर बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, जब 1757 में पलासी का युद्ध जीत लिया था, तो यहाँ पे बंगाल में अंग्रेजों ने बाजी मार ली 1757 में। फिर यहाँ पे हो गया हैदराबाद, यहाँ पर कर्नाटक,
तो बंगाल के इनकम का, जो बंगाल से इनकम हुआ, जो बंगाल के संसाधन मिले अंग्रेजों को, बंगाल के संसाधनों का प्रयोग यहाँ तो किया ही गया हैदराबाद से फ्रांसीसियों को भगाने के लिए, साथ ही यहाँ तीसरे कर्नाटक युद्ध में भी किया गया। इसका बंगाल के संसाधनों का प्रयोग यहाँ पे किया गया कर्नाटक युद्ध में, और हैदराबाद में भी किया गया। तो अंग्रेजों के इनकम का सोर्स पहले से ही अधिक था, यहाँ से बंगाल से भी इनकम का सोर्स बढ़ गया। और बंगाल क्या करते थे, ये अंग्रेज क्या करते थे, सेकंड कर्नाटक युद्ध में मोहम्मद अली को बनाया था नवाब, तो नवाब से भी पैसे लेते थे, सेना का खर्च नवाब से लेते थे, बड़ी आसानी से उनको मिल जाता था अंग्रेजों को। और जबकि फ्रांसीसियों के पास इनकम का ऐसा कोई सोर्स था ही नहीं, तो फ्रांसीसियों की आर्थिक तंगी तो थी ही, यहाँ भी यहाँ पर भी जो है फ्रांसीसियों की बल्ले बल्ले हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज लगातार जीत रहे थे। तो इस सब पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध से पहले बंगाल विजय, तो लिखेंगे बंगाल के संसाधनों का प्रयोग बंगाल के संसाधनों का प्रयोग हैदराबाद से फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर करने में किया गया। बंगाल के संसाधनों का प्रयोग हैदराबाद से फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर करने में किया गया, साथ ही कर्नाटिक युद्ध में भी किया गया। बंगाल के संसाधनों का प्रयोग हैदराबाद से फ्रांसीसियों की स्थिति को कमजोर करने में किया गया, साथ ही कर्नाटक युद्ध में भी किया गया। आगे लिखेंगे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज सेना सेना युद्ध कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज युद्ध का खर्च कर्नाटक के नवाब से लेते थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास आय का ऐसा कोई महत्वपूर्ण स्रोत नहीं था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, 5वें पॉइंट पर। अब हम लोग 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वें पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने देखा था डुप्ले बहुत ही योग्य व्यक्ति था, लेकिन डुप्ले ने भी कुछ गलतियां की थी। तो डुप्ले की क्या क्या गलतियां थी वो देख लेंगे हम लोग। 5वां पॉइंट था डुप्ले की गलतियां। डुप्ले की गलतियां। डुप्ले काफी योग्य व्यक्ति था, हम लोगों ने बातचीत किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि यूरोपीय साम्राज्य, भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति डुप्ले ही था। क्योंकि डुप्ले ही पहला, वो यूरोपियन की तरफ से डुप्ले ही पहला व्यक्ति था जिसने ये स्वप्न देखा था, जिसने ये कल्पना किया था कि हम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद क्लाइव ने उसकी स्ट्रेटजी को कॉपी किया था। पहले प्लानिंग डुप्ले का ही था। क्लाइव को कहा जाता है, भारत में यूरोपीय साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को कहा जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नहीं, ये पूरी योजना डुप्ले की थी। डुप्ले के माइंड में पहले ये सब कब आया था? आर्यावर्त के बाद। तो पूरी योजना किसकी थी? डुप्ले की थी। और डुप्ले की कुछ गलतियां भी थी, जैसे अगर हम लोग बात करें तो जब डुप्ले ने हैदराबाद को जीता, कर्नाटक को जीता, जब जब डुप्ले ने देखा कि हैदराबाद में और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा है, तो डुप्ले ने क्या किया? फ्रांसीसी सरकार से कोई राय नहीं लिया, फ्रांसीसी सरकार को कोई सूचना नहीं दिया, अपनी ही मर्जी से हस्तक्षेप किया और अपनी मर्जी से युद्ध लड़ा और अपनी मर्जी से ही शासक बनाया। क्यों? क्योंकि जो फ्रांसीसी सरकार थी उसका कहना यह था कि तुम व्यापार कैसे बढ़ाओगे वो बात छोड़ो, तुम व्यापार कैसे बढ़ाओगे वो छोड़ो, आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। यानी कि मतलब आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं चाहिए, हमारे ऊपर डिमांड मत करना, हमसे पैसे मत मांगना। सरकार का कहना यह था कुछ भी करो, हमसे पैसे मत मांगना, हमारे ऊपर डिमांड मत करना। तो डुप्ले को लगा अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध में तो खर्चा होगा ही, कुछ सैनिकों का नुकसान होगा, कुछ हथियारों का नुकसान होगा, तो युद्ध में तो खर्चा होगा ही सरकार के। जबकि फ्रांसीसी सरकार ये कहना था कि हमारे ऊपर डिमांड मत करना भाई, कुछ भी करो तो करो, व्यापार कैसे बढ़ेगा वो हम नहीं जानते, हमारे ऊपर पैसे की डिमांड मत करना, हमसे मत मांगना। तो डुप्ले का यहाँ पर क्या लगा? डुप्ले को लगा कि फ्रांसीसी सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, इसलिए डुप्ले ने इन्फॉर्म ही नहीं किया और डुप्ले यहाँ पर शासक बना अपनी मर्जी से। शुरू में तो डुप्ले काफी सफल रहा, लेकिन फिर आगे क्या होता है? कभी कभी ऐसा नहीं फ्रांसीसी सरकार बिल्कुल भी सहायता नहीं करती थी, कभी कभी छोटी मोटी मदद भेजती भी थी। तो ब्रिटिश नौसेना, जैसे कि हम लोगों ने बात की है, ब्रिटिश नौसेना काफी मजबूत थी, रास्ते में उसका काम तमाम कर देती थी। तो जब डुप्ले यहाँ पर शासक बना, अपनी मर्जी से यहाँ पर डुप्ले ने शासक बनाया, अपनी मर्जी से डुप्ले ने शासक बनाया, लेकिन जब डुप्ले इतनी बड़ी योजना कर रहा है पूरे भारत को जीतने का, तो उसके पास इनकम का सोर्स तो अच्छा खासा होना चाहिए ना भाई। जब तुम्हारे पास इनकम ही नहीं रहेगी तो सैनिकों को वेतन देने के लिए तो पैसे लगेंगे, इनकम का सोर्स होना चाहिए और तुम्हारी नौसेना काफी मजबूत रहना चाहिए, नौसैनिक क्षमता होनी चाहिए। लेकिन डुप्ले क्या गलती कर गया? डुप्ले इसके नीचे से जाओ। अब देखिए डुप्ले क्या गलती कर गया? डुप्ले ने आर्थिक हित, मतलब कि अपने अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सैन्य शक्ति पर ध्यान नहीं दिया। डुप्ले प्लानिंग तो बहुत ही अच्छा करता था, योजना बहुत ठीक ठाक बनाता था, यहाँ पर तो उसने समझदारी दिखाई थी, यहाँ पर चालाकी की थी कि हाँ मौका है, मौके का फायदा उठाना चाहिए, उसने उठाया भी। लेकिन उसे अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए था, इनकम सोर्स पर भी ध्यान देना चाहिए था। इनकम सोर्स के साथ साथ उसे सैन्य शक्ति पर भी ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आप कोई अगर बड़ी प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आपको इनकम सोर्स पर और अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। जबकि डुप्ले इन दोनों मोर्चों पर कमजोर पड़ गया था। डुप्ले इम्प्लीमेंट तो करता था, सॉरी, डुप्ले योजना बहुत ही अच्छी बनाता था, प्लानिंग करता था, उसकी
उसका जो माइंड चलाता था डुप्ले ठीक चलाता था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई और करता था, फ्रांसीसी अधिकारी कोई और करता था। डुप्ले बहुत ही अच्छा सैनिक अधिकारी नहीं था। जबकि अगर हम बात करें क्लाइव की, तो क्लाइव मौके पर लड़ने वाला व्यक्ति था, क्लाइव मोर्चे पर लड़ता था, जैसा कि हम लोगों ने देखा आर्काट में, क्लाइव मोर्चे पर लड़ने वाला व्यक्ति था। तो डुप्ले की ये गलतियां थी। और अगर हम डुप्ले की बात करें कि डुप्ले की क्या गलतियां थी, एक तो ये गलती हो गई कि डुप्ले ने अपनी अर्थव्यवस्था पर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत नहीं किया। और अगर आगे हम बात करें, ये तो पॉइंट हो ही गया। और जब डुप्ले यहाँ पर जीत रहा था, हम लोगों ने बात किया, जब डुप्ले हैदराबाद सेकंड कर्नाटक युद्ध में हमने देखा कि सेकंड कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का शासन हो गया था, अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था कर्नाटक पर, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया था। लेकिन अभी भी हैदराबाद में काफी बढ़िया तरीके से फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। लेकिन अब देखिए कर्नाटक युद्ध में इसने क्या गलती की थी। जब कर्नाटक युद्ध में, जब कर्नाटक हाथ से जा रहा है, जब सेकंड युद्ध में सेकंड कर्नाटक युद्ध में लास्ट में ये बुरी तरीके से हारता ही जा रहा था, लगातार हार रहा था। जब कर्नाटक हाथ से निकल गया हाथ से, तो ठहर जाना चाहिए ना, संभल जाना चाहिए, संभल संभल कर कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, इसने जिद ही पकड़ लिया था कि कर्नाटक को छोड़ेंगे नहीं, कर्नाटक पर हम अपना नियंत्रण करके ही रहेंगे। क्यों किया भाई? नौसैनिक नुकसान किया, आर्थिक नुकसान किया, क्यों किया? काफी नुकसान हुआ। जबकि फ्रांसीसी सरकार का कहना था कि आर्थिक बोझ नहीं बढ़ना चाहिए, और इसने क्या किया, सेकंड कर्नाटक युद्ध में हारता ही जा रहा है, लेकिन जिद ही पकड़ लिया एकदम से कि नहीं, छोड़ना तो नहीं है, हमें वहां पर कब्जा करना ही है, पीछे हट जाना चाहिए ना, संभल संभल कर चलना चाहिए। जबकि आप ये बात अंग्रेजों में आप नहीं देखेंगे, आप अंग्रेजों में देखेंगे कि अंग्रेज बहुत ही संभल संभल कर चलते हैं। अंग्रेज अगर कहीं पर उन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना बेस बनाते हैं, तब अगले क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो डुप्ले के हाथ से अगर कर्नाटक निकल चुका था, तो डुप्ले के पास हैदराबाद तो था ही, तो हैदराबाद में अपनी स्थिति मजबूत कर लेता। जबकि बुश ऐसा कह भी रहा था, इन दोनों के बीच इसी बात को लेकर मतभेद भी थे। हैदराबाद में अपना नियंत्रण मजबूत कर लेता, फिर उसके बाद आगे चलकर अगले अगले कोई किसी अगले क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करता। लेकिन इसने एकदम जिद ही पकड़ ली थी कि नहीं, पीछे तो नहीं हटूंगा। तो फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, 1754 में फ्रांसीसी सरकार भी पगला गई। अरे ससुरा, तुम सिर्फ आर्थिक दबाव ही देगा। फ्रांसीसी सरकार क्या की, डुप्ले को वापस बुला ली, कहा नहीं भाई, अभी रहने दो, बहुत तुमने आर्थिक दबाव दिया है हमको, अभी हम किसी और को भेजेंगे। डुप्ले ने वापस बुला लिया। फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया। क्यों? उसका कारण हमने देखा कि डुप्ले हार ही नहीं मान रहा था, डुप्ले ने जिद ही पकड़ ली थी कि हमें कर्नाटक में नियंत्रण स्थापित करना ही है। जबकि वो लगातार हारता ही जा रहा था। काफी उसने नौसैनिक नुकसान उठाया, काफी आर्थिक नुकसान उठाया, काफी उसको नुकसान हुआ था। और जबकि कर्नाटक हाथ से निकल भी गया फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों ने बाजी मार ली कर्नाटक में, तो इतना नुकसान उठाने के बावजूद भी कर्नाटक हाथ में नहीं आया, तो पहले ही हट जाते हैं। जब कर्नाटक हाथ से जा रहा था, तो हैदराबाद में अच्छी स्थिति थी ना, तो हैदराबाद से इनकम जो आ रही थी, उस इनकम से इसको कंट्रोल कर लेते हैं। उस हैदराबाद की इनकम से कंट्रोल कर लेते हैं कर्नाटक को, या फिर जाने देते हाथ से कि जाने दो, अभी नहीं, एक दो युद्ध लड़ने के बाद छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो एकदम जिद ही पकड़ कर बैठ गया था। तो यहाँ पर डुप्ले की ये गलती भी थी। तो ये सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। डुप्ले की गलतियां, डुप्ले काफी योग्य व्यक्ति था। इसने कुछ अच्छे भी काम किए थे, जैसे चंद्रनगर को इसने ही जो है चंद्रनगर को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था। पांडिचेरी का भी विकास किया था, काफी कुछ अच्छे काम भी किए थे डुप्ले ने, इसके लिए तो इसको योग्य कहा जाता है। लेकिन गलतियां भी की थी इसने, इसे संभल संभल कर चलना चाहिए था।
डुप्ले काफी योग्य व्यक्ति था और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि यूरोपीय साम्राज्य ऐसा कहा जाता है कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला भी नींव रखने वाला भी डुप्ले ही था। डुप्ले काफी योग्य व्यक्ति था और ऐसा कहा जाता है कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला भी डुप्ले ही था। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला व्यक्ति सॉरी हाँ सही था, यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखने वाला भी डुप्ले ही था। और अगर हम आगे बात करें तो लेकिन डुप्ले की ये डुप्ले की ये योजना और उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा लेकिन डुप्ले की ये योजना और उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा सॉरी यहाँ पे लिखिएगा, लेकिन डुप्ले की ये योजना सफल होने के लिए डुप्ले की योजना सफल होने के लिए और उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए यह जरूरी था कि उसके पास व्यापक आर्थिक आधार और मजबूत नौसैनिक क्षमता हो। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इससे आगे लिखेंगे अब इसी पॉइंट में अंदर डुप्ले की गलतियों में ही हम लोगों ने लिखा था डुप्ले की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए यह जरूरी था कि उसके पास व्यापक आर्थिक आधार और नौसैनिक मजबूत
मजबूत नौसैनिक क्षमता हो। लेकिन डुप्ले इन दोनों मोर्चों पर या इन दोनों मामले में इन दोनों मोर्चे पर कमजोर साबित हुआ। और फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ टकराव, कॉमा दे देंगे, फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ टकराव, कॉमा, फ्रांसीसी सरकार को भरोसे में ना लेकर सूचना नहीं प्रदान करने के कारण उसे सही समय पर आर्थिक या नौसैनिक सहायता उपलब्ध फ्रांसीसी सरकार को भरोसे में ना लेने और सूचना नहीं प्रदान करने के कारण उसे सही समय पर आर्थिक या नौसैनिक सहायता उपलब्ध नहीं हो पाया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे हम लोग, छठा पॉइंट पर। तो लिखेंगे कुछ अन्य कारण। कुछ और भी कारण थे, जैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था वहां पर दुबले और मॉरिशस के सैनिक अधिकारी ला ओढ़ने के बीच एकता नहीं थी, दोनों का तालमेल नहीं मिला और उसने ला बोर्डने ने डुप्ले की इच्छा के विरुद्ध मद्रास पैसे लेकर अंग्रेजों को वापस दे दिया था। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी अधिकारियों में एकता की कमी है। सेकंड युद्ध में भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो डुप्ले था और हैदराबाद में उस वक्त बूसी था, सैनिक अधिकारी बूसी और डुप्ले के बीच में भी मतभेद थे। क्यों थे? क्योंकि हमने देखा सेकंड कर्नाटक युद्ध में, यहाँ पर हैदराबाद, यहाँ पर कर्नाटक। तो बूसी का क्या कहना था? बूसी का कहना ये था कि जो फ्रांस की इनकम है, जो फ्रांस की नौसैनिक क्षमता है, फ्रांस का जितने भी संसाधन है, हम उसको जब हम कर्नाटक में हारते जा रहे तो कर्नाटक में हम क्यों यूज करें उसको? हम यहाँ पर हैदराबाद में अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। जबकि डुप्ले नहीं मान रहा था। डुप्ले का कहना यह था कि नहीं, हम कर्नाटक पर अपना नियंत्रण स्थापित करके ही रहेंगे।
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच इसलिए भी मतभेद था बूसी और डुप्ले के बीच कि फ्रांस फ्रांस का जो संसाधन है उसको कहाँ पर यूज किया जाए, हैदराबाद में अपनी स्थिति को मजबूत करने में या फिर कर्नाटक पर नियंत्रण स्थापित करने में। तो हमें सेकंड कर्नाटक युद्ध में भी ये मतभेद देखने को मिलता है डुप्ले और बूसी के बीच। अगर हम लोग बात करें तीसरे कर्नाटक युद्ध में, तो यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिला था कि जो लाली था, फ्रांसीसी गवर्नर लाली और फ्रांसीसी सेनापति दास, इन दोनों के बीच में भी एकता नहीं थी, दोनों के तालमेल नहीं बन रहे थे। तो ये सब भी हम लोगों ने देखा था, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये भी कारण है फ्रांसीसियों की असफलता का। फ्रांसीसी 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 अधिकारियों फ्रांसीसी अधिकारियों के बीच एकता की कमी और परस्पर सहयोग का अभाव। हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर लाली, सॉरी डुप्ले था उस टाइम में, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और मॉरिशस के सैनिक अधिकारी ला बोर्डने के बीच मतभेद। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेकंड कर्नाटक युद्ध में। सेकंड कर्नाटक युद्ध में डुप्ले और जो हैदराबाद में था उस टाइम पे बूसी बूसी के बीच मतभेद। तीसरा कर्नाटक युद्ध में तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर लाली और फ्रांसीसी सेनापति दास के बीच मतभेद। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हेडिंग कर लेंगे फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण गलतियां। फ्रांसीसियों की कुछ फ्रांसीसियों की कुछ महत्वपूर्ण फ्रांसीसियों की कुछ महत्वपूर्ण गलतियां। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि अगर कुछ महत्वपूर्ण गलतियों की बात की जाए तो सेकंड कर्नाटक युद्ध में 1754 में डुप्ले को युद्ध के बीच में बुलाना, ये एक बड़ी गलती मानी जा सकती है। और एक और गलती मानी जा सकती है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में जब फ्रांसीसी सेनापति दास फ्रांसीसी गवर्नर अधिकारी लाली की बात नहीं मान रहा था, तो लाली ने बूसी को हैदराबाद से बुलाया था, जिसके कारण इसका फायदा उठाकर क्लाइव ने सेना भेजकर बंगाल से हैदराबाद को अपने कब्जे में कर लिया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। युद्ध के बीच में
डुप्ले को वापस बुलाना। युद्ध के बीच में डुप्ले को वापस बुलाना। और सेकंड कर्नाटक युद्ध में, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, सेकंड कर्नाटक युद्ध में, दूसरे कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद से फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी, हैदराबाद से हैदराबाद से फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी बुसी को कर्नाटक बुलाना। लाली के द्वारा, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लीजिए, लाली के द्वारा, फ्रांसीसी गवर्नर लाली के द्वारा। सेकंड कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद से फ्रांसीसी सैनिक अधिकारी बुसी को कर्नाटक बुलाना। तो अभी ये सब कारणों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी क्यों असफल हो गए, क्यों कर्नाटक युद्ध को फ्रांसीसी नहीं जीत पाए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए हम लोगों ने इस पे अलग से चर्चा कर लिया, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास वहाँ पर इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप लोग सोच सोच कर लिखो। अगर आप लोग पहले से ही लिखे रहेंगे, उसको एक दो बार रिवाइज किए रहेंगे, 2-4 बार, तो आपके माइंड में रहेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो चलते फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।